बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, हमने एक सर्वे कराया पूरे पाकिस्तान में। हमने अपने तौर पर लोगों के तासरात जानने की कोशिश की कि लोग क्या कहते हैं। हमने लोगों से सवाल किए कि 75 साल में कौन सा ऐसा वजीर आज़म आया जिसकी हुकूमत पूरे 5 साल चली। कौन सी ऐसी हुकूमत आई जिसने अवाम की बेहतरी के लिए नए से नए मंसूबे मुतारफ कराए। कौन सी ऐसी हुकूमत आई जिसने करप्शन करने की बजाय करप्शन रोकी। तो जवाब सुन लें ज़रा। मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में, आप कह लें ये वो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 50 to 70 की रेंज में जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारी ज़िंदगी में जब से पाकिस्तान बना है सबसे बेहतरीन दौर जो है वो परवेज मुशर्रफ का दौर था। मुल्क में पैसे की रेल पेल थी, तमाम कारोबार अपने अरूज पर थे, प्रॉपर्टियों को बूस्ट अप मिला, प्रॉपर्टियों की प्राइसेस ऊपर गई, गुर्बत जो है वो मैक्सिमम तौर पर गुर्बत खत्म हुई। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे गया, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे गया, गाड़ी वाला अच्छी गाड़ी पे गया, किराए के मकान में रहने वाला अपने मकान में गया, कच्चे मकानों वाले ने पक्के मकान बनाए। एक आईडी कार्ड की कॉपी से बैंक लोन मिलता था, गाड़ी लीज पे मिलती थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये लोग तारीख याद रखते हैं, माफ नहीं करते। लेकिन एक ऐसा शख्स आया जिसने अवाम के कानों की खिड़कियां खोल दी, दिमाग खोल दिया, लोगों को बताया कि आपके हकूक क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है। आज का नौजवान, आज का बुजुर्ग, आज की औरत, आज की बच्ची एआई जनरेशन में दाखिल हो चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की कर गई है कि हमारे जो लोग हैं वो भी आज कंप्यूटराइज दिमाग रखते हैं। वो आने वाला वक्त भी बताते हैं, वो पिछला भी सारा निज़ाम उन्होंने रीड किया हुआ है। लोगों ने कहा जी एक मुशर्रफ का दौर अच्छा था और एक इमरान खान का दौर अच्छा था। जरा सोचें, ना परवेज मुशर्रफ का तजर्बा था मुल्क चलाने का, ना इमरान खान का तजर्बा था मुल्क चलाने का। वजह क्या है? ये दोनों शख्सियात पाकिस्तान से सिंसियर थी, ये पाकिस्तान की आवाम से सिंसियर थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में ऐसे ऐसे मंसूबे आए जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। टीवी चैनलों की भरमार हो गई उनके दौर में। उस वक्त शेख रशीद साहब वजीर इत्तलात थे। मुझे याद है कि सिर्फ पीटीवी होता था या पीटीवी के 3-4 चैनल थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में बाकायदा पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई, पैमरा का इदारा बनाया गया, फिर पीटीए बनाया गया। इन इदारों के तहत लोगों को वसी पैमाने पर रोजगार मिला। ये जो आपके घरों में केबल चल रही है ना आजकल, ये उसी दौर की पैदावार है। ये जो इंटरनेट आपके घर चल रहा है, ये उसी दौर की पैदावार है। उस दौर में बेहतरीन काम हुए, मुल्क ने तरक्की की, मुल्क तरक्की की राह पर चला। क्रेडिट गोज टू परवेज मुशर्रफ साहब। जो शख्स आज इस पाकिस्तान में, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उसको सदियों याद रखेंगे। और जो लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं उनका अपना विजन है। हम आम आवाम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सबसे बुनियादी मसला क्या है? रोजगार।
ऐशो इशरत नहीं है हमारा मसला है रोजगार। रोजगार कहां से आएगा? मुशर्रफ के दौर में बेहतरीन रोजगार आया। आप यकीन करें, ये सारी तरक्कियां उसी दौर में हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद जो दौर आया वो इमरान खान का दौर। ये दो वाहिद शख्सियात हैं जिनको तारीख याद रखेगी। इमरान खान के दौर में क्या हुआ? इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी थी, इमरान खान ने आकर उस इंडस्ट्री को चलाया। पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री की चहल पहल हो गई। फैसलाबाद की तमाम इंडस्ट्रियां बंद पड़ी थी, एकदम से रोशन चिराग की तरह जल गई। पूरी दुनिया में नजर आना शुरू हो गया कि कोई क़यादत आई है। अब मसले मसाइल हर इंसान में होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते तो नहीं हैं। गलतियां सबसे होती हैं। गलतियां क्या हुई हैं इमरान खान से? सिर्फ एक ऐसी गलती जिसके अलावा बाकी गलतियों को आप छोड़ दें। एक तो उस शख्स का तजर्बा नहीं था मुल्क चलाने का। पार्टी चलाना और बात है और मुल्क चलाना और बात है। इसके लिए आपको 2-4 टन्योर चाहिए होते हैं, जैसा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 40-45 साल से इस मुल्क के ऊपर बराजमान है, बल्कि बाकायदा कब्जा किया हुआ उन्होंने और अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। कभी नहीं जीते ये लोग, दोनों जमातें कभी नहीं जीती। वोट कहीं पे कास्ट होता है और निकलता कहीं और से है। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ये मसला किसने बताया? ये इमरान खान ने बताया। उसने अवाम को उजागर किया, अवाम के अंदर शऊर बेदार किया कि जागो, आप जिस शख्स को वोट देते हैं वो वोट उस तक नहीं पहुंचता। इमरान खान 2013 वाला इलेक्शन भी जीत गया था, लेकिन फैसला साजों ने उसे हुकूमत नहीं बनाने दी। 2018 में मैक्सिमम बल्कि 2/3 अक्सरियत से यह जमात जीती, लेकिन इनके साथ फिर वही काम हुआ। लूली लंगड़ी हुकूमत बनाकर उनके हवाले कर दी गई। बातें कड़वी हैं लेकिन हैं सच। आज लोग इमरान खान को याद करके रो रहे हैं, चीखें मारते हैं और याद कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में चीज़ों के रेट क्या थे, आज क्या रेट हैं। अच्छा, उसका तो तजर्बा नहीं था। मैं बता रहा था कि उससे गलतियां क्या हुई। उससे गलती हुई कि उसने चीफ मिनिस्टर पंजाब एक ऐसे शख्स को लगा दिया जिसके घर में उस वक्त बिजली नहीं थी। उसके घर में, उसकी उस लाइन में खंभे ही नहीं थे बिजली के। आप समझ लो उसके इलाके में बिजली नहीं थी। यार, उसके पास क्या शऊर होगा, क्या नॉलेज होगा। ये वो गलती है जो मैं समझता हूं कि इमरान खान को आज इस नहज पे पहुंचा गई है, क्योंकि इमरान खान बजाते खुद ईमानदार आदमी है, ज़हीन है, बहादुर है, लेकिन ये शख्स ऐसा शख्स लगा दिया गया जिसके नीचे उसके रिश्तेदारों ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को और उसकी जमात को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। फिर नाज़रीन, इमरान खान की जमात में जो सियासी इसके जो लीडरान थे, जो इसकी जमात के मेंबर थे, उनमें मैक्सिमम जमात से गद्दारी करने वाले लोग थे। जब बुरा वक्त आया तो सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए और बेगुनाह होते गए, निकलते गए। ये शऊर किसने उजागर किया है? ये इमरान खान ने शऊर उजागर किया है। इमरान खान ने बताया कि अपना हक कैसे लेना है। हमारे मुकद्दर देखें कि एक तहज्जुद गुजार, 5 वक्त का नमाजी और इतना काबिल आदमी, कौमी हीरो, उम्मत मुसलमा का लीडर, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर नमूसे रसालत की बात की, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर उसने बात उठाई, आवाज उठाई और वहां एक बिल पास करवाया कि हर साल इस दिन को हम ये
یہ دن منایا کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نہ کرے، ان کا کوئی خاکہ نہ بنائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج تک کسی لیڈر نے اس پلیٹ فارم پہ جا کر یہ بات کی ہے؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتے، کرپٹ ہیں، پرچیاں لے کر جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں پرچیاں لے کر جاتے ہیں، پرچیوں سے دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ سروے کی بات میں کر رہا تھا ناظرین کہ ہم نے سروے کرایا، عوام کہہ رہی ہے پرویز مشرف صاحب کا دور اچھا تھا، عمران خان کا دور اچھا تھا، اس نے ہمیں شعور دیا، ہمیں روزگار دیا، ہمارے ملک میں پیسے کی ریل پیل ہوئی، ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ڈالا، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہر شخص، اس نے یہ نہیں کہا کہ بندے کا پتہ کرو غریب ہے کہ امیر ہے، اس نے کہا دو سب کو پاکستان میں جتنے لوگ ہیں سب کو کارڈ دو، ہیلتھ کارڈ۔ انہوں نے موجودہ جو اس وقت حکمران ہیں ہمارے، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ بند کیا، پھر انہوں نے 6 مہینے سال اس کو دبا کے رکھا، پھر انہوں نے اب جا کے کوئی مخصوص ایریاز میں ہیلتھ کارڈ اوکے کیا ہے، چلیں جی کر لیں، لیکن اپنے نام سے اس کا نام ہٹا دیا۔ اس نے ایک ہیلتھ کارڈ نہیں دیا، اس نے کسان کے لیے بے شمار سہولتیں پرووائڈ کی، کسان کو خوشحال کیا۔ یاد رکھیں، اگر اس ملک کا کسان خوشحال نہیں ہے نا تو پاکستان خوشحال نہیں ہے، یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط ہے، یہ تو کوئی پالیسی نہیں بناتے، یہ تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو۔ اب پہلے دیکھیں، یہ جا کے گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کرتے رہے ہیں، وہاں نورا کشتی کرتے رہے ہیں، وہاں وہی پرانی گھسی پٹی تقریریں، لیپ ٹاپ دے دیں گے آپ کو، پلاٹ دے دیں گے آپ کو، ہم پتہ نہیں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، لالچ دے رہے ہیں، ہر تقریر میں لالچ دے رہے ہیں، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو گرین بسیں دیں گے، آپ کو سڑکیں بنا دیں گے، آپ کو پل بنا دیں گے۔ اب آزاد کشمیر میں بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ ملے، کس کس کو چاہیے لیپ ٹاپ، ہاتھ کھڑا کریں۔ اور خدا دے بندے ہو، اور رشوت لے کے لوگوں نے بھی رشوت تے لا رہے ہو۔ اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن ہونے ہیں، ووٹ لوگوں نے ڈالنے ہیں، لیکن ووٹوں سے تھوڑی حکومت بننی ہے۔ ہمارے سامنے سارے رول ماڈل موجود ہیں، ہم جانتے ہیں۔ آج تو 25 کروڑ عوام جانتی ہے، عام آدمی کو بھی شعور آ گیا ہے کہ جو میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کے بہاف پہ یہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ ناظرین پہلے سے طے شدہ معاملات ہوتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کس کی حکومت بنے گی، سندھ میں کس کی بنے گی، بلوچستان میں کس کی بنے گی، گلگت بلتستان میں کس کی، پنجاب میں کس کی، یہ طے شدہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج یہ عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس وقت پوری مشینری جا کے وہاں آزاد کشمیر میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ گرین بسیں آپ کو دے دیں، آپ کو آزاد کشمیر کو لاہور بنا دیں گے۔ آجو دیکھو لاہور ڈوبیا پیا جے سارا، آجو دیکھو لاہور ڈوبیا پیا جے، گڈیاں وچ نظر نہیں آ رہی، پانی اینا پانی، بندے تو اچا اچا پانی۔ لاہور نہ بنوائیے گا پلیز، کیونکہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ وہ سیٹ اپ ہے جنہوں نے صرف مال بنانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو اور ان کو خوف خدا نہ ہو، یا یہ عوام کے سامنے جا سکتے ہوں، تو یہ پتہ کیا کریں، یہ کوئی پروجیکٹ نہ کریں، یہ پروجیکٹ سائن کر کے پیسے اپنے گھر لے جائیں، پروجیکٹ سائن کریں پیسے اپنے گھر لے جائیں، اگر ان کے بس میں ہو تو۔ لیکن یہ کرتے کیا ہیں، یہ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں جس میں کمیشن بنتی ہے، بھاری مال بھرکم پیسے آتے ہیں۔ مجھے تو یہ باتیں کرنی ہیں۔ پاکستان کے اوپر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کا قصوروار میں کسی اور کو سمجھتا ہوں۔ جس کو میں قصوروار سمجھتا ہوں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ وہ قصوروار ہیں جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہمارے اوپر۔
खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इनसे बेहतर आप हैं। मैं खुदा को हाज़िर नाज़र जान के कह रहा हूं, इन चोरों डाकुओं से बेहतर आप हैं। आप खुद हमें मार लें, छितर मार लें, महंगाइयां कर लें, मुल्क खुद चलाएं, अगर आपने किसी सियासतदान को नहीं चलाने देना तो। अगर सियासतदान मुल्क चलाएगा तो फिर उसको कंट्रोल पूरा चाहिए, उसको 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसको मुकम्मल इख्तियारात चाहिए, फिर वो हुकूमत चला सकता है, अदरवाइज नहीं। आज तक पाकिस्तान में लूली लंगड़ी हुकूमतें बनती रही हैं, वो सिस्टम अब नहीं चलेगा। याद रखिएगा नाज़रीन, उस शख्स को याद करके लोग रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। उसके दौर में आपको पता है, जो गाड़ी 20 लाख रुपए की थी वो आज 40 लाख रुपए की है। जो गाड़ी 30 लाख रुपए की थी वो आज 75 लाख रुपए की है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, आज आप 350 रुपये ले रहे हैं। बाकी चीज़ें भी सारी आप कंपैरिजन कर लें, आपके सामने आटा, चीनी, दाल, घी, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सामने एक लिस्ट बना लें और कंपैरिजन कर लें। उस दरवेश की हुकूमत के साथ कंपैरिजन करें जिसने कोरोना का मुकाबला डट के किया और एक ऐसा कंसेप्ट पेश किया, स्मार्ट लॉकडाउन। पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। फिर तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी उसी रोल मॉडल को अपनाते हुए अपने मुल्कों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया और अप्रिशिएट किया पाकिस्तान हुकूमत को कि क्या बात है, ये कैसा कंसेप्ट आपने दिया है कि कारोबार भी चल रहे हैं और कोरोना से जंग भी चल रही है। कोरोना से जंग पाकिस्तान ने सही लेवल पे जीती थी, पूरी दुनिया हार गई है, पाकिस्तान में बहुत कम नुकसान हुआ था। तरक्की याफ्ता ममालिक में बेशुमार नुकसान हुआ। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि एक ईमानदार शख्सियत इस मुल्क को दरकार है। एक मर्द कलंदर जो बेगुनाह जेल काट रहा है, उसकी बीवी जेल काट रही है, उसके सारे कारकुनान जेल काट रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा पीटीआई के लोग जेलों में हैं। और यकीन करें, 10,000 का मतलब है कि कम अज़ कम 10 लाख लोग तबाह बर्बाद हो गए। 10,000 ख़ानदान तो तबाह बर्बाद हुए। वजह ढूंढें क्या है। अब वक़्त ये हो गया है कि लोग 2 वक़्त की रोटी से आतर हैं। हालात डे बाई डे ख़राब हैं। ये जो दावे करके आए थे ना कि हमने 6 महीने में मुल्क की मिशत को ठीक ना कर दिया तो फलाना फलाना फलाना, नहीं हुआ कुछ भी इनसे ठीक। ये हमें 50 साल और पीछे ले गए हैं। क्यों? उनको समझ ही नहीं आ रही मुल्क चलाना कैसे है। वो तो ना तजर्बाकार था, ये तो तजर्बाकार लोग हैं। लेकिन ये पता किस चीज़ का तजर्बा रखते हैं? माल कैसे बनेगा, बाहर के मुल्कों में कैसे शिफ्ट होगा। ये इस वक्त हमारे ऊपर वो टोला मुसल्लत है जो माल बनाने की मशीनें हैं। ये तो अब हुकूमत ख़त्म होगी तो जब इनका एहतसाब शुरू होगा तो फिर खाता खुलेगा कि किस हुकूमत के किस एहलकार ने कितने अरब रुपया कहाँ छुपाया है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए बरामद होना शुरू हो गए हैं। इसके लिए FIA की टीमें मुतहर्रक हो गई हैं। तमाम पाकिस्तान के फेडरल इदारे जो हैं वो इस वक्त FIA के रडार पर हैं। लेकिन सिस्टम जो करप्ट है, एक पकड़ेगा दूसरा छुड़वा देगा। इसलिए कुछ नहीं हो सकता जब तक ईमानदार क़यादत ऊपर ना बैठी आके, मुल्क नहीं चल सकता। आप जो मर्जी कर लें, मारें लोगों को, पर्चे दें, घसीटें, कुछ नहीं होना। मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलाने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, फिर मुल्क चलेगा। छोड़ें उस मर्दे कलंदर को, करें उसके साथ कोई मामला तय, देखें मुल्क चलता है कि नहीं चलता। उसके दौर में तमाम हमसाया ममालिक से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आज हमारे हर तरफ ताल्लुकात भी ख़राब हैं।
آج ہمیں سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کی سزا بھی مل رہی ہے کہ ہمیں جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ اگر سعودی عرب کے 2 ٹینکرز کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اب پاکستان جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کر کے بیٹھا ہے، یہ سمجھے پاکستان کے ٹینکرز کے اوپر حملہ ہوا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ ہمیں جنگ میں دھکیلنے جا رہے ہیں۔ تو جنگ کا جو حال ہے آپ دیکھ لیں، ایران کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے، مزید اس کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پاس رپورٹ آئی ہے کہ $60 ارب امریکہ نے منظور کر لی ہیں، ان کی جو کانگریس ہے اس نے منظور کر لی ہیں کہ جی ان کو آپ، امریکی جو کانگریس ہے انہوں نے منظوری دے دی ہے کہ $60 ارب آپ ایران کے اوپر جنگ میں استعمال کریں، یعنی کہ اب ایران کو وہ پتھر کے زمانے میں بھیجنے جا رہے ہیں جو ٹرمپ باتیں کرتا تھا۔ کیا یہ جنگ کے شعلے اس طرف نہیں آئیں گے؟ کچھ نہ ہوا تو گرم ہوا تو آئے گی نا اس طرف۔ لہذا اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں چلا گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایک نیک اور ایماندار قیادت سے نوازے، چاہے وہ کوئی لوگ ہوں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، 25 کروڑ عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ملک بہترین چلنا چاہیے، عوام کو خوشحال ہونا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔